नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने थोड़े दिन पहले जब भारत ने ट्रेड डील अमेरिका के साथ किया था, उस समय उन्होंने बयान दिया था कि इस ट्रेड डील में एक शर्त ये भी शामिल है कि रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा और ज़्यादातर तेल जो है, वो अमेरिका से लिया जाएगा। उस समय भारत की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए ये तय करेगा कि किस तरह से उसे अपना बैलेंस बना के रखना है या किस हिसाब से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए तेल खरीदना है। लेकिन जो ताज़ा स्थिति में अमेरिकी ट्रेज़री डिपार्टमेंट की तरफ से भारत को छूट दी गई है कि जिस तरह से इज़राइल-ईरान वॉर के मद्देनज़र एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है, तो एक विंडो दिया गया है कि वो रशिया से तेल खरीद सकता है। इसको लेकर एक तरह से नई महाभारत शुरू हो गई है। भारत के विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी पूरी डिप्लोमेसी है, वो अमेरिका के हाथ गिरवी रख दी है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही ये तय करता है कि रशिया से उसे तेल खरीदना है, नहीं खरीदना है, किन देशों से तेल भारत को खरीदना है। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या ट्रेड डील होना है, नहीं होना है, ये अमेरिका तय करेगा। अमेरिका ही तय करेगा कि उसे किस मुल्क के साथ क्या संबंध रखने हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान से जब युद्ध भारत ने किया, उस दौरान उन्होंने अमेरिका ने बार-बार ट्रम्प साहब ने ये कहा कि उन्होंने उस युद्ध को रुकवाया। तो सवाल ये है कि भारत के जो डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप रहे हैं दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ और ख़ास करके जो ग्लोबल साउथ बनने का जो की एक प्रमुख आवाज़ बनने का जो इरादा है, वो कहीं आज की तारीख में खतरे में पड़ गई है। इस मुद्दे को समझते हैं, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही शीतल पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो समझाएंगे कि किस तरह से भारत की हाल के दिनों में डिप्लोमेसी जो रही है उस पे कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम अपनी आवाज खो रहे हैं, क्या हम ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, क्या हम ट्रम्प के दबाव में हैं। तो सबसे पहला सवाल शीतल जी आपसे, जिस तरह से ये ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो बयान आया है उससे तो खुलेआम ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमें विंडो दिया है कि हम 5 मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक ये तेल खरीद सकते हैं। जो जो स्टैंडर्ड टैंकर्स हैं, उनसे तेल खरीद सकते हैं, रशियन जो तेल है, ताकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में ना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि कुल मिलाकर हम ट्रम्प साहब के दबाव में अपनी पूरी हम डिप्लोमेसी को कहीं न कहीं क कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो आरोप सच होता हुआ दिख रहा है? या आपको लगता है कि नहीं, भारत की जो पोज़ीशन है उसमें जो बड़े सुपर पावर हैं, उनके साथ में ऐसे ही रिलेशनशिप रखा जाता है और रखना चाहिए? नहीं, ऐसा रखा जाता है, ऐसा तो कोई हमारी हिस्ट्री है नहीं। कोई और दूसरा एक मतलब बड़ा देश, बड़ा न भी हो, स्पेन जैसे देश जो भारत से ज्योग्राफी में या आबादी में या अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं बहुत अंतर है, वो सब साफ बातें कर रहे हैं। इस बार तो ऐसा हुआ है कि यूरोप के बहुत सारे देश, ब्रिटेन समेत, वो अमेरिका की वैसे हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं जैसा वो मिलाया करते थे, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के जिसमें भी बहुत सी चीजें बदली हैं। लेकिन भारत के मामले में तो अभी रायसाना रायसीना डायलॉग जो चल रहा है, इसमें एक जो डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी कोई आए हुए हैं यूएस से, उन्होंने जो बयान दिया है कि हमने ठीक है, भारत से हमारे कूटनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन हम भारत को ऐसा डेवलपमेंट नहीं करने देंगे अपने रिश्ते में कि वो कल के लिए हमारे लिए चैलेंज बने। यानी अमेरिका इस रिश्ते में हमारी तरक्की को कंट्रोल करके रखेगा। ये एक अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी क्या है वो कह रहे हैं। इसके पहले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बारे में ढेर सारी बातें पहले वो कहते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ 2-3 दिन चुप्पी रहती है, फिर कोई हम आते हैं कि एक सरकारी मतलब प्रवक्ता आके, कोई बड़ा नेता भी नहीं आता। हमारे पता चलता है फॉरेन मिनिस्टर चुप रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो एकदम गायब ही रहते हैं इन सवालों पर। और अमेरिका से या इजराइल से हमें वो सूचनाएं मिल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में कि उनका इजराइल का दौरा होगा, ये सूचना नेतन्याहू के ट्वीट से मिली देश को। ये कुछ कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमारे भारत के पुराने अतीत में ऐसा कहीं कुछ था नहीं, लेकिन इधर हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये अभी जो इस ईरान का वो जहाज जो हमारे यहाँ आया हुआ था हमारे कार्यक्रम में विशाखापत्तनम, और वापस लौट रहा था, और जो कुछ उसके साथ हुआ हमारे ही महासागर के बॉर्डर में,
तो वो ये सब चीजें कुल मिला जुला के भारत की स्थिति को, जो हमारा अभी नेतृत्व है, ये बता रहा है कि इसने काफी हद तक जो हमारी मतलब हमारी राय हुआ करती थी भारत, उसकी जगह हम एक दूसरी राय देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल बुनियादी परिवर्तन देख रहे हैं। ये जो अमेरिका ने कहा है, ये तो मतलब किसी आजाद देश के लिए इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी। लेकिन अभी तक ये इस बात को अब कई घंटे हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं देख नहीं पाया हूं, अगर आपको हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। भारत सरकार की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आया हो ऐसा मैंने नहीं देखा कि वो कहे कि आप क्यों करेंगे भाई, ये हम तय करेंगे कि हमें कहाँ से खरीदना, नहीं खरीदना, क्या करना है। लेकिन प्रैक्टिस में तो हम ये देख ही रहे हैं कि हमने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, मतलब नए ऑर्डर नहीं दिए थे मार्च के बाद। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी पेट्रो कंपनी है रिलायंस वाली, उन्होंने तो एक प्रेस स्टेटमेंट दे के ब्लूमबर्ग की स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि हमने रूस कोई हम नहीं ले रहे हैं और हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। तो यानी हम अमेरिका की बात मान रहे हैं, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, भारत में इसको स्वीकार नहीं किया जाता राजनीतिक कारणों से, आंतरिक राजनीतिक कारणों से। लेकिन अमल में ये लगता है कि हमने बाहर उनसे वो सब बातें की हुई हैं, और बाहर वो इसीलिए कहते हैं कि वो बार बार कहते हैं कि हम हमें वादा किया है भारत ने। भारत एक बार भी नहीं कहता कि नहीं हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो ये जो चीज है, ये कुल मिला जुला के हमारी विदेश नीति के बारे में और हमारी संप्रभुता के बारे में एक्चुअली बहुत बड़े सवाल पैदा कर रही है। 78 साल बाद आजादी के यदि हमारी संप्रभुता इस तरह से मतलब कमजोर हो गई है कि उसके फैसले अमेरिका में होंगे या तेल अवीव में होंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल। शेखर, आपको लगता है कि अगर जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हुआ या उनकी हत्या हुई, जिस तरह से इज़राइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हमने कई दिनों तक चुप्पी बनाए रखी और उसके बाद फिर कल जाकर हम रजिस्टर में साइन कराए और कंडोलेंस जताए, हालाँकि नाम हमने नहीं लिखा। लेकिन ये तो उस तरह की बातें हुई ना कि आप ठीक है, अगर आपकी ऑटोनॉमी भी चली गई, आपकी फजीहत भी हो रही है और अंत में प्याज भी नहीं खाए, जूते भी खाए वाली कहानी है कि फिर अंत में जाके रजिस्टर में लिखा है। आप जब यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ तो आप तो क्लेम कर रहे थे, भारत क्लेम कर रहा था कि उसने पुतिन से भी बात कर लिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात कर ली, दोनों से बात करके युद्ध रोकने का आग्रह किया। और जब इज़राइल और अमेरिका दोनों मिलके हमला कर रहे हैं या पूरी वेस्ट एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी या फिर जिस तरह से ग्लोबल साउथ के जो बाकी देश हैं, हमें किस मुंह से कौन वेस्ट एशियन कंट्री ये मानेगा कि आप ग्लोबल लीडर हो या विश्व गुरु बनने वाले हो या बन चुके हो, जब आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, कम से कम बोल भी नहीं पाते, कंडेम भी नहीं कर पाते। नहीं, हम कंडेम भी कर लेते तो क्या फर्क पड़ता? बताइए, आप वेस्टर्न एशियन की बात कर रहे हैं, कौन सा कंट्री ने, गल्फ कंट्रीज ने, किसने कम्युनिटी की डेथ को कंडेम किया? देखिए, ये वाली जो बातें हम कर रहे हैं ना अभी, देखिए ये अपने राजनीति के लिए ठीक है, ये ऐसा नहीं चलता देश का जो आगे सोच का। देखिए बात क्या है, रशियन ऑयल लेने से क्यों उन्होंने कहा था 25% लगाएंगे टैरिफ, और 25 और लगा के वो 50% क्रॉस कर गया था, इसलिए हमारे बड़ी दिक्कत हो गई, हमारी इंडस्ट्री सब बंद हो गई। भाई देखिए, केवल बयानबाजी से काम नहीं होता और कभी कभी खामोश रहना पड़ता है, और कई बातें सीधी सामने नहीं बोला जाता। ये बात हमें मनमोहन सिंह के टाइम में भी हमने देखा है, नरसिम्हा राव के टाइम में भी हमने देखा है। देखिए विपक्ष कुछ भी बोल सकते, जिन लोगों को मोदी पसंद नहीं है, ये भी और एक मौका मिल गया, जिन लोगों को सरकार पसंद नहीं है उनको और एक मिल गया, ठीक है चलेगा। देखिए अल्टीमेटली हमारी इंटरेस्ट क्या है, 90 लाख जो भारतीय मूल के लोग वहां गल्फ में हैं, ईरान में भी हैं, उनकी सुरक्षा नंबर 1। नंबर 2, हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स, हमारे कम से कम 37 जहाज वहां फंसे हुए हैं, टैंकर। और ये कई और तीसरी बात क्या है कि ये फ्लूइड सिचुएशन है। जब फ्लूइड सिचुएशन है, सरकार रेडी कमेंट्री दे नहीं सकती। भाई सोनिया गांधी आर्टिकल की कोई लिख कर दे देगा, लिख देगी, उस पर क्या फर्क। देखिए कांग्रेस का इस वक्त कोई गल्फ से ये नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। कांग्रेस देख रही है एक और मौका दिखाने के लिए अल्पसंख्यक के साथ हम ही हैं, और कुछ नहीं है ये। क्यों, जब कर्नल गद्दाफी मरे थे
कौन सा आर्टिकल आपने देखा था? सरकार ने कब कंडेम किया था? देखिए, ये हम जिस तरह कर रहे हैं ना, बड़ी चाइल्डिश चल रहा है मामला। ठीक है, आप स्कोर कर लीजिए, कई लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन सीरियस इश्यूज ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, जो अमेरिका की जो दादागिरी की बात हो रही है, कौन, किस राष्ट्र ने उसको सामने किया? क्या चाइना ने बड़ा बयान दिया अभी तक? क्या रशिया ने बड़ा बयान दिया? जो लोग ईरान को समर्थन कर रहे हैं, जापान ने क्या किया? साउथ कोरिया ने क्या किया? भाई, आज जो रियलिटी क्या है, भाई अमेरिका डोमिनेटेड है और एक राष्ट्रपति वहां पे है, वो दूसरा पर चला रहा है। हमें देखिए, उनसे हम मुंह लगा के अगर हमारी नुकसान हो जाएगी तो कौन जवाब देगा? ये लोग जवाब देंगे? हमारी जो 37 टैंकर वहां तेल फंसा हुआ है, कल और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस वापस ले रहे, कह रहे हम इंश्योर नहीं कर सकते। ऐसे समय में सरकार की चिंता ये सब है, कांग्रेस की जवाब देने में नहीं है या विपक्ष को जवाब देने नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, मोदी तो ठीक ही नहीं करेंगे। कुछ भी बोलिए, मोदी ने तो बदला मिला दिया भारत को। कुछ भी देखिए, इस ऐसा समय है जिस समय में सरकार अभी विपक्ष से एंगेज नहीं कर सकती, जो मर्जी समय बोल सकते हैं वो लोग। बट लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है भाई, जिस तरह हम एंगेज करे हुए, अब सऊदी अरेबिया, अब तो कहानी आ रही है सऊदी अरेबिया अमेरिका को हम कि इसी समय ईरान को करो। देखिए, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। हाँ, रूल बेस्ड नहीं है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे किस तरह की ये हो रही है? लगातार हमारी फॉरेन मिनिस्टर, आपके ईरान फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, इजराइल से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, सऊदी से बात कर रहे हैं, यूएई से बात कर रहे हैं। कई चीजें पीछे हो रही है। आप जितना मर्जी मोदी को गाली देते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय लोगों के लिए, भारतीय इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, ये सारे डिबेट तब करना 6 महीने के बाद क्या हाल है। देखिए, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो आप कह रहे हैं कि इस समय जो भारत का जो इंटरेस्ट है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, भारत किस तरह से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करे, वो ज्यादा जरूरी है, न कि इस जो ग्लोबल पावर की या फिर अमेरिका की जो दादागिरी जिसको कह लें कि वो जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है उसमें हम उलझें। लेकिन शेखर, आपको याद है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह का एक बयान, कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि इराक पे अमेरिका ने हमला करके गलती की थी, इट वाज ए मेजर ब्लंडर, या इस तरह का उनके शब्द थे। वाजपेयी ने तो सैंक्शन में जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया उसको भी सहा, और उसके बाद हमारे रिश्ते अमेरिका से बेहतर भी हुए। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में अगर हम एनडीए 1 की बात करें, जिसमें कि वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका को जिसको कह रहे हैं उसके टर्म्स पे जाके नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए आर्थिक प्रतिबंध को सहा। मनमोहन सिंह के बयान भी हैं कि जिस तरह से उन्होंने, अमेरिका ने जिस तरह से इराक पर अटैक किया उसकी आलोचना की। आपको लगता है कि हमारी जो न्यूट्रलिटी है या हमारी जो विदेश नीति की ऑटोनॉमी है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी मुखर होनी चाहिए, या फिर इस समय जिसको कहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध बनिया की तरह, जैसे गुजराती होते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कि अपना इंटरेस्ट देखो, इस समय अपना काम निकालो, बात की बात देखी जाएगी? देखिए अनिमेश जी, हम ये इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो हालत अभी विश्व में बना हुआ है, ये हालत एनडीए 1 में था। जो हालत बना हुआ है अभी, क्या वो जिसके कार्यकाल में था, मनमोहन सिंह कार्यकाल था, नरसिम्हा राव कार्यकाल में था? देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। अमेरिका ने कभी ट्रंप जैसा राष्ट्रपति देखा है? अब देखिए, अभी स्पेन की बात हो रही थी, स्पेन का क्या, क्यों, या क्या लाइन है स्पेन का? अब फिर उन्होंने चेंज कर लिया स्पेन, और स्पेन में सारा ईरानियन पॉलिटिकल लीडर्स का पूरा इन्वेस्टमेंट वहां है। तो स्पेन कैसे आगे आएगा? वो अपना पूरा कैबिनेट परिवार का जो जितना पैसा वहां रखा हुआ है। देखिए, हम चाहे तो एक पार्ट ले लेंगे, भाई मोदी को कंडेम कर रहे थे, शुरू से लास्ट तक कंडेम करते जाइए, अपना प्रोग्राम खत्म। लेकिन हमें अगर समझना है क्या परिस्थिति है, कैसे गुजरेंगे हम। आज भारत जो गुजर रहा है, मोदी के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है क्या? भाई, कभी कभी चुप्पी होना पड़ता है। देखिए, मुंह लगा के क्या मिलेगा? ये ट्रेड, आपका यूएस ट्रेड डील की बात ले लीजिए, हमने तो कोई प्रयत्न नहीं किया, बीच में बंद कर दिया।
जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लेकर चल रहा था, फिर हमारे यूके के साथ हुआ, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, फिर वो भी आए। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बातें चेंज हो रही है, नोट नहीं करते क्योंकि हमें सूट नहीं करता है। क्या अमित देख लीजिए, कम से कम 80 बार बोल चुके हैं ट्रंप कि हमने दोनों को रोका, हमने दोनों को रोका, इंडिया और पाकिस्तान का मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। ठीक है, अब लास्ट जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुझे अपील किया भाई हमें बचाओ। मोदी का नाम लिया इस बार। भाई देखिए, जब ट्रंप कह रहा है आप इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तब अच्छा लगता है, सही बोल रहा है वो। देखिए क्या हुआ है, हम इतने पॉलिटिसाइज्ड हो गए, सरकार और भारत की इंटरेस्ट ये देख नहीं पा रहे भाई मोदी कैसे नीचे जाएंगे, भाई सत्ता में आगे कैसे उनको निकालें। इसी दृष्टिकोण से सब चीज को हम देख रहे हैं। मोदी ना भी होते, मनमोहन सिंह होते भी यही हाल होता। क्या मनमोहन सिंह अलग टाइप से डील कर पाते ट्रंप से? और जिन देशों ने मुंह लगाया उनकी क्या हालत हुई? तब आप क्या बोलते हैं भाई ट्रंप, ये देखो मोदी ने अपने ईगो के लिए लड़ाई कर रही, देखो ये हमारी अफेक्ट हो गई। देखिए जो जो बातें हो रही है ट्रंप के साथ, जो ट्रंप वापस में जिस तरह एक्शन ले रहा, पहले इस तरह राष्ट्रपति नहीं आया है। लेकिन सवाल है ये क्या परमानेंट सिचुएशन है? नहीं। देखिए ऐसा एक हर देश को, यूके को, फ्रांस को ले लीजिए, तो आप ये क्यों नहीं देख रहे भाई फार्म, अभी जो हमारे ऊपर इतना दबाव था F-35 ले लीजिए, हमने नहीं लिया, फ्रांस के साथ समझौता किया। देखिए थक करके हमें नहीं करना है, वो पॉइंट्स वो छोड़ दीजिए। वो ये वक्त देखिए डिप्लोमेसी जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी अलग होता है। लगातार जितने रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं वो क्या, उनसे बार बार टीवी एंकर्स पूछ रहे हैं भाई ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। भाई देखिए इंटरनेशनल जो चीजें चल रही है, राइट रॉन्ग पे नहीं चल रहा है, और कभी भी विश्व ऑर्डर में कोई मोरालिटी नहीं रही है। कश्मीर मामले में कितने लोगों ने हमें समर्थन किया था? यह बात नहीं है कि भाई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में यूएई इंडिया ये एक तरफ है, और दूसरा सऊदी ने पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी ये कर लिया, पैक्ट कर लिया, उसमें टर्की भी है। और ईरान, देखिए ईरान हम ले रहे थे क्योंकि और कोई नहीं ले रहा था। और रशिया के बारे में जो तेल लेने की बात है, रशिया तो बार बार कह रहा था, जब ट्रंप कह रहा था भाई वेइवर हटा देंगे, जब अब तभी हटाएंगे जब तेल नहीं लोगे, तब रशिया ने क्या कहा कि हमको तो इंडिया ने नहीं बताया कि तेल कम कर रहे हैं। अब ये जो वेइवर है वो 25% नहीं डालेंगे। और दूसरी बात, जो टैंकर्स फंसे हुए हैं, अब यूएस कह रहा है कि हम होर्मुज को हम हमारी प्रोटेक्शन देंगे। ये जो लगातार मिसाइल अटैक हो रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लियर करने के लिए, ये केवल भारत का नहीं है, चाइना का भी उसी से सप्लाई जाता है। देखिए जो चल रहा है इस वक्त, ट्रंप वो सही कर रहा है नहीं सही कर रहा है अलग बात है, वो अलग विषय। ये पॉलिसी क्या है वो ईरान पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि जो सोर्स है चाइना के लिए, एनर्जी सोर्स, उसको ये स्टाइफल कर रहा है ट्रंप, ताकि चाइना का दबदबाव कम करने के लिए। हाँ हमारे लिए बहुत कष्ट है ये, क्योंकि अभी भी जो कच्चा तेल हमारे पास है, ठीक है अभी काफी है, लेकिन उसमें भी डाइवर्शन, अभी एलपीजी बनाने के लिए कहा गया है। ये आसान स्थिति नहीं है निवेश। लेकिन इस वक्त अगर कांग्रेस को लगे, वामपंथियों को लगे, हमारे पत्रकारों को लगे, उनको तो तकलीफ है 14 से लेकर, और सारी चीज उसी में देखते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। भाई और कोई होता तो क्या करता बताइए? एक बयान आप दे देंगे ट्रंप को कंडेम करके, इजराइल को कंडेम करके, फिर आपकी जो एडवांस सिक्योरिटी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कौन देगा? ये तो नहीं होता भाई। हमारे ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल की मदद हुई है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी है। देखिए कुछ वास्तविकता है, ये वास्तविकता तो हम हट नहीं सकते। ये बात बताइए, ये ऐसी तरह बयानबाजी कब हुआ था मैं बताऊं? जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, एकमात्र मनमोहन सिंह ने, और बाकी जो बातें हो रही है भाई उनके जहाज की परमिशन कब दी गई थी, जो जॉइंट कोऑपरेटिव ये जो नेवल यूटिलिटीज यूज कब दी गई थी, मनमोहन के समय में ही शुरू हो गया था स्ट्रेटेजिक डायलॉग। उससे पहले जसवंत सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, कई चीजें कंटिन्यूटी में होती है। जैसे विश्व में सिचुएशन बदलती जाती है,
हर सरकार को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। इससे लगेगा भाई हम शर्मनाक हो गए, ये हो गया, ठीक है भाई। देखिए ऐसे समय होता है भाई, हमारे लिए क्या चिंता है, हमारे लोगों की चिंता है, हमारी इंडस्ट्री की चिंता है, हमारी इकोनॉमी की चिंता है। अगर लोग कहे मेरी नाक कट गई, ठीक है, लेकिन मुझे बचाना है। मुझे जो 90 लाख भारतीय हैं हर जगह पे है, और ईरान ने जिस तरह इसको फैला दिया, अरे टर्की को भी नहीं छोड़ा, अज़रबैजान को नहीं छोड़ा, सब पर मिसाइल कर रहा है, वो सेंट्रल ऑर्डर भी नहीं है। कह रहे भाई, वो क्या कह रहे हैं अभी तेहरान के जो सरकार जो भी बची है, वो क्या कह रहा है, कह रहे हमने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो मर्जी वो लोग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी पाकिस्तान पे, कभी इधर और इधर, और पाकिस्तान तो एज यूजुअल डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ अपने शियाओं से एक प्रदर्शन कर देता है, दूसरा अमेरिका बेसिस को, अपने बेसिस को छोड़ दिया अमेरिकन जहाजों के लिए, ईरान को ये करने के लिए। बिल्कुल। देखिए शीतल यहाँ जी, पे क्या है, हर देश को अपनी इंटरेस्ट होती है, बिल्कुल। और ऐसे समय में हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। और बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं इस समय वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखिए बात मोदी जी की कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम कितने और तकलीफ उठा पाएंगे, यही सवाल है। हमारी राजनीति तो चलती रहेगी। बिल्कुल। शीतल जी, जो शेखर कह रहे हैं कि जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, और जो इस समय हमारे लाखों लोग फंसे हुए हैं खाड़ी के देशों में, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क पे है। इसके अलावा आप देखें कि सारी एयरलाइन, सारी फ्लाइट्स जो वो कहीं डिस्टर्ब हो गई है, हमारी इकोनॉमी एक तरह से का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं इस समय रिस्क पे है। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि ये प्रैग्मेटिक अप्रोच ज्यादा बेहतर है, या फिर अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी होता, अगर मोदी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी होता, तो वो अपने लोगों की हितों की चिंता ज्यादा करता, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हमें एक आइडियलिस्टिक पोजीशन लेके पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, हमें एक अपनी ऑटोनॉमी दिखाते हुए अपना जो दबदबा है उसको रिस्क नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए कुछ चीजें मैं बता दूं, उसके बाद ये कहना गलत है कि दुनिया में किसी ने अमेरिका के इस कदम को विरोध नहीं किया है। सिर्फ स्पेन की बात नहीं है, ब्राजील ने किया है, चाइना ने किया है, कोलंबिया ने किया है, क्यूबा ने किया है, गुयाना ने किया है, इराक ने किया है, मैक्सिको ने किया है, और पाकिस्तान तक ने किया है। ठीक है, लेकिन और यूरोप के देशों ने, किसी ने उस तरह से समर्थन नहीं किया है। वो अपने एसेट्स वगैरह के लिए उन्होंने कहा, चाहे साइप्रस में हो और चाहे गल्फ में हो, जो फ्रांस की का स्टैंड है और जो ब्रिटेन का स्टैंड है। इस बार इनके साथ नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इनके साथ है, और ऑस्ट्रेलिया के भी विपक्ष ने बुरी तरह से कंडेम किया है। और कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री इस देश में ऐसा नहीं हुआ है जिसने अब की बार ट्रंप सरकार का स्लोगन जाके अमेरिका में रैली करके लगाया हो और भारत में ट्रंप के लिए रैली कराई हो, किसी दूसरे देश के चुनाव में इस तरह से हस्तक्षेप किया हो। ये करने वाले भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल को इस वक्त जाके लेजिटिमेसी दी, एक आर्टिफिशियल एक्सेप्ट किया पुरस्कार, और वहां जाके वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फिलिस्तीन भी गए थे, वहां भी पुरस्कार लेके आए थे, और इजराइल भी गए हैं, वहां भी पुरस्कार लेके आए हैं। ऐसा भारत में कभी किसी ने नहीं किया। जिस समय मनमोहन सिंह डील कर रहे थे, न्यूक्लियर डील, सही है, लेफ्ट राइट दोनों उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, दोनों बाहर आ गए थे। तो राइट उस समय हमारा जो आज बीजेपी है, उस समय अमेरिका से डील के खिलाफ था, वो संसद में भी रहा, बाहर भी था। तो विपक्ष ऐसा करता है, तो कांग्रेस विपक्ष में है, क्या करेगी? ये कोई बात है? नेशनल इंटरेस्ट तब भी था, नेशनल इंटरेस्ट आज भी है। डेमोक्रेसीज में होती हैं डिफरेंट ओपिनियन, हमेशा होनी चाहिए, वो किसी समय सस्पेंड थोड़ी होती है। अमेरिका में हो रहा है, दूसरे को छोड़ दीजिए। अमेरिका जो वॉर में है, अभी परसों वोट हुआ है वहां पे, कुल 7 वोट से तो जीते हैं। 219 इनको मिले, 212 या 13 उसको मिले, डेमोक्रेट्स को। तो विरोध तो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी रहेगी, तभी तो ओपिनियन निकल के आएगी। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या जो हमारे इन्होंने किया है? हम आज जो फंसे हैं इस सिचुएशन में, आज हमारे तमाम पुराने आर्मी के जनरल्स वगैरह सब रिपेंट कर रहे हैं, चूंकि हमारा एसोसिएशन
जिस तरह से रहा है सोवियत संघ के साथ, जो अब रशिया हो गया है, हमने सब जगह अपने आप को, आप कह सकते हैं कि शंका में डाल लिया है इस नए रिश्तेदारी की वजह से। अमेरिका के साथ जिस तरह का रिश्ता अब हम बना रहे हैं, जिसकी हम 2009 में क्रिटिसिज्म कर रहे थे, 2008 और 9 में, हम माने हमारी अभी का डिस्पेंसेशन जो राइट विंग का है, यही डिस्पेंसेशन 2008-9 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी, तो एक दूसरा स्टैंड लिए हुए था अमेरिका के बारे में, संप्रभुता के बारे में और सब चीज, सॉवरेनिटी और सब चीजों के बारे में। आज वो कहाँ गया है? इसकी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होगी? और सवाल पूछना तो बिल्कुल डेमोक्रेसी की हेल्दी चीज है। कौन, ये सब जानते हैं कि हाँ, हमारे 90 लाख मजदूर खाड़ी के देशों में हैं, फिलीपींस के भी हैं, थाईलैंड के भी हैं, चाइना के भी, सारी दुनिया के हैं वहां। और ये कैटास्ट्रॉफी हमने थोड़ी बुलाई है, ये तो उन्हीं लोगों ने बुलाई है जिनको हम लेजिटिमेसी देने अभी तेल अवीव गए थे। इस समय, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया में और ताइवान में हाहाकार मचा हुआ है। साउथ कोरिया के पास 9 दिन का एलएनजी है, उनसे पूछ के उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वो तो इनके कैंप में है बेचारे। साउथ कोरिया वगैरह सीधे अमेरिका के साथ रहते हैं हर बात। जापान के पास 2-2.5 महीने का कुल ऑयल है। प्राइसेस बढ़ गई सारी दुनिया में, $17-18 अब तक बढ़ चुकी है ब्रेंट। और अभी कल तक देखिए क्या होने वाला है। एलएनजी तो 60% बढ़ गया है, कहीं है नहीं दुनिया में, मिल नहीं रहा है, हॉर्मुज बंद है। आप यूनिलेटरली कोई फैसला कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे कमजोर देश आपसे नहीं बोल सकते, तो भारत अपने को फिर मान ले कि हम भी बहुत कमजोर देश हैं। अभी तक तो हम अपने को सुपर पावर, महाशक्ति, तीसरी अर्थव्यवस्था कह रहे थे। अब हम इन चीजों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं कि आके हमारे यहाँ कोई ये सब कह दे कि साहब हम आपको वहां तेल नहीं लेना है, यहाँ से मसाला नहीं लेना है, वहां से कपड़ा नहीं खरीदना है। और कोई कहता है, कहते हैं दुनिया में, तो फिर हम उसका जवाब देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक देश जो है, ठीक है, ट्रंप जैसा कोई शासक इसके पहले अमेरिका में नहीं था, सही है, बहुत सारी उनकी नकारात्मकताएं है, लेकिन ट्रंप के इस रोल को जिस दुनिया में बहुत सारे, खुद अमेरिका में जो गलत है उसको गलत कहने वाले लोग वहां हैं। तो हमारे यहां मान लीजिए अपोजिशन कह रहा है, तो उसमें क्या गलत है? यही इसी अपोजिशन ने, जो आज सरकार है, डिस्पेंसेशन है, इसने 2009-10 में क्या किया था? और वो गलत थोड़ी था, उसे क्यों हम गलत कहेंगे? वो अपोजिशन में थे, उन्होंने अपने जो उन्हें समझ में आया गलत सही, उन्होंने लिया स्टैंड। देश ने जो स्टैंड लेना था, जो होता है, जो सरकार होती है एट द हेल्म ऑफ अफेयर, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। तो ये ले रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि इसमें ये चीज गलत है, तो वो उसको रखेगा डेमोक्रेसी में। या तो डेमोक्रेसी वाला बैनर हटा दीजिए, ये रूस में नहीं हो सकता। कुछ और देश हैं इस्लामिक कंट्री जहां बादशाहियत है, नहीं हो सकता। चीन में भी नहीं हो सकता, वहां डेमोक्रेसी नहीं है ना, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन जहां है वहां तो इस पे सब पे बात होगी। और बात न होने देना या उसको इसलिए खारिज कर देना कि साहब मोदी आ गया इसलिए आप कह रहे हो, अरे भाई इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे सबके चमड़ी उतरती थी। 400 से ज्यादा सीट लेके आए थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, क्या नहीं हुआ उनके खिलाफ? पूरा प्रेस उस जमाने में, ये तो एक बीजेपी और राइट विंग को एक फायदा है कि अपर कास्ट का प्रेस होने की वजह से उनको एक नेचुरल सपोर्ट मिलता रहा है थ्रू आउट। और कांग्रेस को तो बहुत खींचा जाता था। हम लोगों ने अपने पूरे करियर में कांग्रेस को कितनी चीजों पे सवाल पे खड़ा किया, हमेशा करते थे, नेचुरल था, ठीक था, वो गलत थोड़ी था। डेमोक्रेसी में यही होता है। तो अगर इस पे बात हो रही है तो बात होने दीजिए भाई। क्यों आप कोई दूसरा देश हमें बताएगा कि हम रूस से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे? ये इतने दिन से 4 महीने से इसको ये तो लड़ाई तो आज हुई है। रूस से हम तेल नहीं लेंगे, ये बात कहने का काम तो अमेरिका कब से कर रहा है, लगातार उनकी लीडरशिप कर रही है। हम लगातार उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ये अगर संदेह पैदा होता है समाज में और विपक्ष में कि हमने कोई अंडरहैंड डीलिंग कर रखी है या हमने कोई कमिटमेंट कर रखा है वहां, वो तो कह रहा है कि हमने कमिटमेंट कर रखा है। हमारे पीएम ने कभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक ट्वीट ही करके कि मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया और भारत ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेगा? इसमें क्या जा रहा था? तब तो लड़ाई नहीं हो रही थी, तब तो हमारे 90 लाख लोग नहीं फंसे थे, तब तो हॉर्मुज बंद भी नहीं था। ये आज की बात थोड़ी है। आज ये कैटास्ट्रॉफी हो गई, तब नहीं थी, हमने तब भी नहीं कहा, और हम ले जाके उनकी रैली करा रहे थे। इस चीज को आप कैसे डिफेंड करेंगे भाई? ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया।
बिल्कुल। शेखर 2019 में जब ट्रंप ने ये कहा था कि मोदी ने उस इमरान खान को कहा ये कि मोदी ने आस्क्ड मी टू मीडिएट ऑन कश्मीर। उसके बाद फिर भारत सरकार ने इसका खंडन किया। ट्रंप ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कश्मीर के मामलों में मध्यस्थता करने के लिए। फिर जो गलवान की क्राइसिस हुई, फिर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उसमें मध्यस्थता कर सकता है। भारत सरकार ने उसका खंडन किया। तो ऐसे कई मौके आए हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में भी, जब भारत सरकार ने या एमईए ने उसका खंडन किया है उन बयानों का। तो हमें एक थोड़ी-सी जिसको कहते हैं कि जैसे कि जब ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट था कि इंडियन इकोनॉमी जो डेड इकोनॉमी है, तो सिर्फ सवाल प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की सरकार का नहीं थे। आम जो जनता थी, वो भी कहीं न कहीं गुस्से में थी कि ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि भारत की इकोनॉमी डेड है या लेकिन राहुल गांधी को ऐसा जिंदा नहीं है। लगा, राहुल गांधी को राहुल गा सही लगा। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए हम विपक्ष राहुल को लगा गांधी को सही मान था। लें कि नहीं, हम अगर ये तब मान तब भी ठीक लें थे, कि वो हम बात ये ठीक मान है। भी लें कि राहुल गांधी नहीं, ठीक है, देखिए वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अनिमेश, नहीं नहीं, हुँ, आज हमारी बहस क्या है हुँ, कि हमारी जो इस वक्त जो हमारी क्राइसिस सामने है, भारत सरकार कैसे हैंडल कर रही है, वो अलग बात है। देखिए ट्रंप सरकार का नीति क्या है, ईरान में जो हुआ है ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अलग बात है। आज देखिए सब मिक्स करके आप खिचड़ी कर दो, उसमें डेमोक्रेसी, लोकल पॉलिटिक्स सब, देखिए फिर तो बात कहीं नहीं जा रही है। और यहां मैं नहीं बैठा हूं बीजेपी के जवाब देने के लिए, प्राइम मिनिस्टर जवाब देने के लिए। मैं यही बात बता रहा हूं कि भाई सामने स्थिति क्या है, स्थिति के सामने हमारे ऑप्शंस क्या है। अच्छा, लगातार कह रहे थे भाई तेल नहीं लेना है, हम लेते रहे, और रशिया तो बाहर चल रहा है तेल। अब वेनेजुएला हुआ। अब देखिए ये एक आधा घंटे में हम पूरी इस पर जा नहीं पाएंगे भाई, अमेरिका की नीति क्या चाइना से है, हमारी पोजीशन क्या है, ये सारे लोग जानते हैं अनिमेश, जान के मौका देख रहे हैं भाई सरकार को घेरो, इसमें खत्म, सबको पता नहीं है क्या है। और मैं यहां नहीं आया हूं आपके ये रिप्लाई करने के लिए, मैं कौन हूं रिप्लाई करने के लिए, मुझे जो लग रहा है मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हूं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी से कह रहा हूं। ये मौका कभी नहीं छोड़ेगा कोई जो मोदी के क्रिटिक है, क्यों छोड़े वो, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, आगे भी होगा। और जितनी प्रदर्शन हो रही है केरल से लेकर सब जगह, यह प्रदर्शन पीछे राजनीति नहीं है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान भेज दिया है, और यूरोप में जर्मनी साथ दिया है, फ्रांस साथ दिया है, यूके रिलेक्टेडली साथ दे रहा है, क्योंकि उनके लोकल प्रॉब्लम उतना है उधर, जहां भी डेमोग्राफी चेंज हुई है वो लोग बोल नहीं पा रहे, विश्व भर में प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम ट्रंप भी है, दूसरा प्रॉब्लम बाकी चीजों भी है। अब इसमें हम कोई भाई विपक्ष के खिलाफ है, अब ये बात नहीं है, ये जिस तरह डाइवर्ट किया जाता है, बस ये आ गया, एक संघी आ गया बात कर रहा है, ऐसी नहीं है मामला, हम संघी भंगी नहीं है। और मेरा विश्वास है शीतल जी भी कोई कांग्रेसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दोनों ये कोई बात क्या है, परिस्थिति क्या है, उसकी ऑप्शंस क्या है और क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए इसमें कई चीजें होंगी, कई चीजें जो दिख भी नहीं रहा है वो होते होगा, जो दिख रहा है वो नहीं भी होगा। नहीं तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर क्यों हमारी फोन कॉल ले, देखिए किस समय क्या करना है, सरकार के पास जो जानकारी है वो अलग जानकारी है भाई। अल्टीमेटली मैं नहीं मानता कि सरकार में कोई भी बैठा हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ऐसा कुछ कदम ले पाएगा, कुछ बोल पाएगा जो हमारी इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि भारत की इंटरेस्ट कोई एक नेतृत्व के ये में नहीं आता। और इजराइल के साथ हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप क्यों बनाना पड़ा, वो आइसोलेटेड नहीं है। और कभी कभी ऐसा समय आता है आपको एक साइड चुनना पड़ता है, बिल्कुल, आप न्यूट्रलिटी पे वो नॉन अलाइनमेंट दुनिया तो कब चला गया। और इसके बाद ये जो युद्ध खत्म होने के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसमें हमारी इंटरेस्ट क्या रहेगी, आज इसीलिए खामोशी सबसे बड़ा ये उपाय, सबसे बड़ा अच्छा उपाय है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई ये नहीं है, कोई कंपल्शंस नहीं है। हो सकता है यही पार्टी विपक्ष पे वो भी यही बोले, मैं मानता हूं, मैं शीतल जी से पूरा एग्री करता हूं।
लेकिन जो परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति पहले हुआ नहीं है। और भारत अमेरिका ये वाला हमें साष्टांग करने की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। जितनी विश्व में प्रोडक्ट्स बनती है वो सारा अमेरिका जाता है, चाइना का भी। और चाइना भी आज खामोश है क्योंकि मार्केट है उधर। लार्जेस्ट कंज्यूमर है अमेरिका। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि ये एक फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसके डायनामिक्स लगातार रोज बदल रहे हैं। भारत को प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देखना है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है और इन सब के बीच में जो ट्रंप या फिर इजराइल की स्थिति है, ईरान को अटैक को लेकर, वो एक लगातार बदल रही स्थिति है और उसमें सबसे बेहतर कूटनीति यही होगी कि भारत अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखे, अपने लोगों की हिफाजत करे, अपनी ऊर्जा की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शीतल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।